सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं और उसके लिए हमने क्या किया है कि रेलवे के जो पुराने एग्ज़ाम थे उनको एनालिसिस करवाना चालू कर दिया है। जिसमें हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन को उठाएँगे, उसको तो हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन उसके साथ में उसके जैसे एग्ज़ामिनर और कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यानी कि उस कॉन्सेप्ट के अतिरिक्त उसके आस-पास के और कौन-कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है? तो आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और हमारे साथ जुड़े रहना अंत तक। आप विश्वास रखिए, आपका धीरे-धीरे करके सारा का सारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा एनालिसिस आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलता क्वेश्चन है। की तरफ चलिए तो डायरेक्ट शुरू मूव करते करते हैं। हैं। सर क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है। यदि इसकी ऊंचाई और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो इसकी चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल जो नया है वो उसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये पूछा आपसे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यानी कि चार दीवारों का क्षेत्र यानी कि आपको सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए। आपको इसके लिए सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, ये देखिए मान लीजिए इसकी जो चौड़ाई है वो b मान लेता हूँ मैं, और इसकी जो लंबाई है वो l मान लेते हैं, इसकी हाइट मान लेते हैं h। अब चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है तो आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसकी दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का ट्राई कीजिए। इस दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, एच पी। क्या, वैसे तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो ये होता है बी प्लस एल। मान लीजिए ये है और दूसरा हम नया यहाँ पे मान लेते हैं 2hp प्लस एल। अब इसमें मान रखिए कितना आता है, इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा। 2 हाइट कितनी है, हाइट है आपकी, ये आपकी हाइट है लास्ट में तो 2, और लंबाई और चौड़ाई 3 और 2 4 और 3। इधर एल ले लीजिए, इधर बी ले लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। और इधर की कितना है, इसको भी साथ में 2। हाइट का क्या बोला है, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो पहले ऊंचाई 2 थी तो अब कितनी हो जाएगी 1। चौड़ाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई 3 है। अब बोला क्या क्वेश्चन में, चौड़ाई को दोगुना कर दो, चौड़ाई दोगुना हो गई 6 प्लस लंबाई को कितना करना है आधा, तो पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई 2। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये नया है ये पुराना वाला है तो ये 2 से 2 कट जाएगा इधर ही, तो ये कितना बचाएगा 2 इंटू 7, और ये नया वाला कितना हो जाएगा 8। अगर हम इसको मतलब पहले 14 था और अब कितना बचा है 8, कितना कम हो गया 6, कितना कम हो गया 6, कितने से 14 में। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 को मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 7 14, यानी 3/7 100 आ जाएगा आपका। अब आप जानते हैं जैसे 1/7 का ही इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना आता है, इसका भाग दे लीजिए तो कितना आएगा 13 7 91 बचे 9/7 इतना आएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 13 3 39, मतलब 39 से तो बड़ा ही होगा, तो आपका एक को आंसर बिल्कुल सही है। तो अगर देखिए अगर आपको ये पता है कि सरफेस एरिया इसका ये होता है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट आपको ये याद होना चाहिए। ये आता कैसे है, आइए हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ना सिर्फ इसका, इसके साथ में इन सभी के सरफेस एरिया को हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए सरफेस एरिया होता क्या है। ये सरफेस एरिया एक तो ये होता है कि चारों दीवारों का
एरिया पूछेगा आपसे, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल में क्या रहता है, जिस कमरे में आप बैठे हैं अगर सरफेस एरिया पूछता है तो चारों दीवारें, और कुल सरफेस एरिया पूछता है तो मतलब जो छत का और फर्श का भी है उसको अभी हम ऐड करेंगे। तो इसका एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको निकाल लेते हैं। इसकी सभी भुजाएं कितनी है, ए और ए। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो इसका एक दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो अगर अब सरफेस एरिया पूछा है, क्या पूछा, सरफेस एरिया। तो टोटल कितनी दीवार हैं, 4। सरफेस के एरिया कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ लेते हैं, यहीं पे क्या पूछता है आपसे, टोटल सरफेस एरिया। तो कितनी दीवारें हो जाएंगी, चारों दीवारें, छत और फर्श। तो कितना हो जाएगा, 6। तो कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ये तो हो गया इसका। अब इसका कैसे निकाल लेंगे, मान लीजिए इस, पहले मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ जो कि आपको याद होना चाहिए। इसका सरफेस एरिया क्या रहने वाला है, 2HL प्लस बी। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये कितना आ जाता है, 2HL प्लस बी प्लस 2LB। आप मेरे साथ साथ में इन सभी के फॉर्मूले लिखिए, अपनी तरफ से लिखना की कोशिश करना अगर आपको पता है तो। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लिए। इसका सरफेस एरिया क्या होता है बताइए, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया कितना होता है बताइए जरा मुझे, इसका सरफेस एरिया होता है πRL। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, πRL प्लस πR स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4π स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही रहता है। इसका सरफेस एरिया का पूछेगा तो कितना बचेगा आपसे, 3πR स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया ही है। अभी आपको अगर ये सारे फॉर्मूला याद हैं, जब तो आप क्वेश्चन को कम सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है और अभी भी आप बेसिक से निकालते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आते हैं ये फॉर्मूले। ये आपको याद होना चाहिए वैसे, ठीक है। एक जल्दी से फटाफट देख लीजिए आता कैसे है। इसका एरिया क्या होगा, ये इस बी है और ये एच है और इधर जी एल है। तो इसका एरिया क्या हुआ, एच बी, यानी कि बी एच। तो ऐसे कितने हैं, दो हैं, एक ये है, तो कितनी, दो दीवारों आमने सामने की दीवार, एक तो ये आ गई प्लस एक इस वाली दीवार का, इस वाली दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, ये एल है और ये एच है। तो क्या होगा, एल एच। लेकिन ऐसी क्या दीवार है, दो। तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2H कॉमन आएगा यहाँ पे आएगा, और बचेगा क्या, बी प्लस एल। तो ये यहीं से निकला है। और टोटल सरफेस की बात करते हैं तो ये आ गया, और ऊपर छत और नीचे फर्श का और बचेगा, तो इनका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये आपका बी है और ये एल है, तो कितना हो जाएगा, बी एल। ऐसी कितनी है, दो, तो 2BL। समझ में आ गया। और इसका सरफेस एरिया कहाँ से आता है, एक क्या कैसे बनता है, ये बनता है ऐसे, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते हुए जाता है। मतलब ये सर्कल है आपका, एक चूड़ी है, इसके ऊपर आप दूसरी चूड़ी रखिए, इस तरीके से बनता है। तो वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2πR। और इसमें हाइट और जुड़ जाती है तो कितना हो गया, 2πRH। ठीक है जी, तो हो गया। और टोटल सरफेस की बात करेंगे तो इसमें क्या जुड़ जाता है, इस ए वाले का क्षेत्रफल और ए वाले का क्षेत्रफल। तो कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πR स्क्वायर। तो ऐसे कितने सर्कल हैं, दो, तो 2πR स्क्वायर हो जाएगा। और इसी का ही इससे निकल कर बनना होता है जी। इनको आप याद कर सकते हैं। इसका तो ये हाफ हो जाता है ऐसे, 2πR स्क्वायर, और प्लस ये वाला और जुड़ जाता है इसमें πR स्क्वायर। तो इस तरीके से 3πR स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त को इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तो तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या घटाना होगा हमें,
त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमें घटाना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये घटाना होता है हमको। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये आपको पता है, देखिए ऐसे 3 ये बन जाएंगे सर्कल। पूछा क्या आपसे, ये वाला एरिया पूछा है, तो यहाँ से इस तरीके से ये बन जाता है त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर आप इसका एरिया हटा दोगे इसका, तो आपका ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम हॉल में इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, तो आप तुरंत निकाल सकते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब मुझे बताइए। अगर a 3.5 है और a भी 3.5 है, तो ये टोटल कितना हो गया 7। तो 7 ही इस त्रिभुज का त्रिभुज की ये साइड होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर 22/7। r कितना, क्या मैं 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 7/2 7/2 360। अब इतने इसका यहाँ पे जो कोण बनता है वो कितना बनता है 60 का, यहाँ पे कितना जाएगा 360। लेकिन ऐसे कितने हैं, 3 है, कितने हैं 3 है, 1 2 3, तो 180 हो जाएगा। 180 से इसको काट लीजिए, यहीं पे 2, 7 से 7 कट जाएगा। और कुछ कट रहा नहीं, कुछ नहीं कट रहा, कॉमन ले लेते हैं, ये 2 से इसको भी काट दीजिए 11। अब क्या बचता है अपने पास में, √3/4 और 7 माइनस 11/7/4। और 7/4 यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 7/4 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, √3 और मल्टीपल 7 माइनस 11। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। √3 का मान रख दीजिए आप। √3 का मान कितना है 1.73 माइनस गुणा में कितना है मल्टीपल 7 माइनस 11। इसको सॉल्व करिए जरा, इसका आप गुणा कर लीजिए फटाफट जल्दी से। तो कितना जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, 1 हासिल, 7 21 और 22 2 हासिल, 7 7 7 49 49 और 2 51 की 1 5 हासिल, 7 और 5 12 माइनस में 11। कितना बचेगा आप जी, यहाँ पर पॉइंट है ना, तो कितना बचा 7/4 और रूट में कितना बचेगा जी, ये 12 है 11 है, तो कितना बचेगा 1.24। इतना आपके पास बचा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 चौका 28 की 8 2 हासिल, 7 दूनी 14 14 और 2 16 16 की 6 1 हासिल, 7 और 1 8.7 एकम 7, नीचे कितना जाएगा 4, इसका भाग देइए, 4 एकम 4, ये 7 है, कितना बचा 3 4 9 36। तो आपके पास में 1.9 एक ही ऑप्शन है, तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आप देखिए इस तरीके के ना सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इस तरीके के आपके पास में सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी का जो क्वेश्चन था वो इस टाइप का था कि आपको इसका जो है सिर्फ क्या दे देता है, आपको इसकी त्रिज्या दे देता है। क्या दे देता है, त्रिज्या। आपसे क्या पूछ लेता है कि आप इसका एरिया निकालिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि इस त्रिभुज में से इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है 3.5 थी और इसकी वैल्यू भी कितनी थी 3.5। तो टोटल कितने होगा, यानी कि जो त्रिभुज बनता है यहाँ पे इसकी कितना होगा 7, और 7 इधर हो जाएगा 7 इधर, क्योंकि ये तो समान ही है बराबर, ये भी त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 7 7। ठीक है, तो ये कौन सा कोण बन जाता है, कौन सा त्रिभुज बन जाता है
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बन गया, यानी कि समबाहु अगर सभी भुजाएं समान है तो कोण भी समान होंगे, तो ये कोण कितने होंगे, तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, और समान करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा 60-60 डिग्री का हो जाएगा तीनों। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि किसी भी, ये आपका त्रिज्यखंड है, क्या त्रिज्यखंड, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका एरिया निकालने के लिए करते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं है तो गोला का ही हिस्सा है ना, तो पाई आर स्क्वायर। और अब जी इतना कोण बन रहा है, यहाँ पर 60 कोण बन रहा है, तो 60 बटे इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी यहीं से बन के आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3/रूट और ए स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका, आपको फिर इसका हाइट निकालना पड़ेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बेस इंटू हाइट, लेकिन इसके लिए आपको हाइट निकालना पड़ेगा, हाइट नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर त्रिभुज में से आप ये वाला एरिया घटा देते हो, कौन सा, ये वाला, तीनों का, है ना, तो आपका ये वाला भाग निकल आएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं ये बता दिया आपको, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो ही जाएगा इसका। अब क्या होता है, कभी कभी आपको इसी तरीके से दे रखेगा कि इसकी त्रिज्या 3.5 है, और आपसे पूछेगा कि इसकी एक रस्सी लपेटी जाती है, इस रस्सी का जो है, इस रस्सी की लंबाई बताइए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसको, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप 6r प्लस 2πr, 6r प्लस 2πr, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका, 6r प्लस 2πr होता है इसका, और इसका कितना रहता है, इस त्रिभुज की आप क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको उसकी साइड निकालना पड़ेगी। तो इसकी जो साइड होती है वो कितनी होती है, 6r प्लस 6r√3। अगर देखिए आप सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे, तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूले नहीं रख पाते हो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको जल्दी से बेसिक से बता देता हूँ कि दरअसल ये आता कैसे है। तो देखिए ऐसे अभी हमने जो त्रिभुज बनाया था, इन तीनों के सेंटर को मिला के एक त्रिभुज बन जाता है इस तरीके से, ये आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ से एक आप ऐसा डाल दीजिए लंब, और एक लंब आप ऐसा डाल दीजिए, और यहाँ से भी आप सेम कर लीजिए, एक इधर डाल लीजिए और एक आप इस पर डाल लीजिए, और एक आप यहाँ पर डाल लीजिए। अब मुझे बताइए क्या ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई सेम होगी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर मैं इसको क्या मानूँ, इसको r मानूँ, इसकी त्रिज्या को, तो ये भी कितना होगा r, तो टोटल लंबाई कितनी होगी 2r, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ तक 2r, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2r, तो 6r तो यहाँ से आ जाता है, कितना आ जाता है 6r। अब मुझे बताइए ये कितना हो गया, अब आपके पास में सिर्फ ये 3 खंड और बचते हैं, इनकी लंबाई और निकालनी है। तो मुझे बताइए कि अगर ये सर्कल है, उस सर्कल में अगर इस वाली पर्दी की लंबाई निकालना, तो आप कैसे निकालते हैं, 2πr थीटा बटे 360, इस तरीके से तो निकालते हैं। तो अब क्या है कि ये जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, ये कोण कितने का बनता है यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कोण कितने का बनता है, ये कोण बनता है यहाँ पे 120 डिग्री का, कितने का बनता है 120 डिग्री का। अब कैसे बनता है, अगर इसके अंदर घुस जाएंगे काफ़ी तो काफ़ी समय लग जाएगा निकालने में, कि कैसे निकालते हैं वो मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो ये होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है 2πr थीटा बटे 360, तो जब 120 होगा कितना, तो 6r तो यहाँ से आ जाता है, और ये 2πr और थीटा बटे 360 ये आ गया। अब थीटा की वैल्यू कितनी है मुझे बताइए, तो 120 है इसकी, ये कितनी है 120, कितनी है 120 बटे 360, लेकिन ऐसे कितनी है 120, इसका इसका तो ऐसे 3 है अपने पास में, तो 3 का इल्टू कर देंगे, तो 12 3 36, तो 36 है ये कट जाता है, इसलिए मेन आउटपुट बचता है वो ये बचता है,
मेन आउटपुट क्या बचता है, ए बचता है आपके पास में, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब ए कैसे निकालते हैं भैया, तो इसमें बड़ा काफ़ी मतलब इसी तरीके से इसका भी निकालता है। ऐसे आप निकाल लोगे इसका, इस पे लंब डाल दोगे यहाँ पे, ये आपका त्रिभुज तो बना लो पहले। तो ये तो समझ में आ गया आपका कि ए 2r हो जाता है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी 2r, और ए बचता ए भी कितना होगा 2r। अब आपको इसको निकालना है, तो ये दोनों बराबर होंगे, कितने होंगे बराबर। अब एक चीज ये बनता है समबाहु, ये क्या क्या रहता है, ये समबाहु त्रिभुज। तो अब आप सिर्फ आप इस वाले हिस्से को देखिए एक सेकंड के लिए, इस वाले हिस्से को देखिए, इस वाले हिस्से को, तो ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। एक समबाहु त्रिभुज का ये कितना होगा 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होंगे 60-60 डिग्री के होंगे ना। और इसके एक चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग कितना होता है 180, तो ये कितना हो गया 120। अब आप यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जाना होगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा। तो ये कितना आर, और ये भी आर है, मतलब ये दोनों आर है। अब आप इसमें से बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दो, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री का। कैसे बनता है, क्योंकि ये लंब डाले गए हैं, किसी भी सेंटर से यहाँ पर डाला गया क्या होता है, ये लंब होता है 90 डिग्री का। ये कितना है 90 डिग्री, और ये कितना है 30, ये कितना है 60, क्योंकि ये 60 है और इसमें से हाफ हो जाएगा, और इधर भी 120 है। तो अब मुझे बताइए, जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज में कि 30 के सामने हम क्या मानते हैं 1, 60 के सामने 2, सॉरी √3, और 90 के सामने 2। तो आपके पास में एक की वैल्यू r दे रखी है, तो आपको निकालना क्या है, ए वाली लाइन, इसकी लंबाई तो निकालनी है आपको, ए वाली मतलब 60 के सामने, मतलब √3 का मान कितना होगा, तो √3 का मान कितना हो जाएगा r, ये तो हो जाएगा, इसकी लंबाई निकल जाएगी आपकी 1। तो ऐसी कितनी लंबाई है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मल्टीपल कर देंगे तो ये आ गया। इस तरीके से ही आ जाता है। देखिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो और थोड़ी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट याद रख सकते हैं ए और ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं अब अपन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्या हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20 25 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष बचता। तो देखिए अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आपको तुरंत उड़ा दोगे। क्या लेना, आपको एलसीएम लेना है, माइनस इसमें से जो कॉमन घटता है उसको आप यहाँ से घटा देंगे तो आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे आता है, इसका एलसीएम ले लीजिए पहले। तो आप जैसे देख रहे हैं, इसमें से 20 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे 5, इस 25 में से 20 घटाएंगे कितने बचेंगे 5, 35 में से आप 30 घटाएंगे 5, यानी कि डिफरेंस जो है के का मान कितना आ रहा है 5। आप एलसीएम ले लीजिए इनका 20 का। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, कितना लिखा आपके पास में 20 25 35 40। अपना एलसीएम लेने का सिंपल तरीका, इनके क्या कर दो खंड कर दो, 4 गुणा 5 पचम 25, एक 5 आ चुका है, एक और बच गया, ये आ गया 5 7 35, तो 5 ऑलरेडी है, 7 ले लो 40, तो 40 क्या होता है 8 पंजे 40, तो ये तो 20 तो है ही, 20 दूनी 40, कितना एलसीएम बन रहा है पचम 25 25 चौका 100, और 7 दूनी 14 यानी कि 1400, और माइनस कितना हो जाएगा 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 1395 आंसर आ जाएगा। देखिए एलसीएम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम पूछता ना, ये आप याद रख सकते हैं। जैसे किसी भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, फर्स्ट एंड सेकंड है, तो इनका मल्टीपल बराबर होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल से। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऐसे आपको दे देगा कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, एक संख्या इसमें से इतनी है, तो आप दूसरी संख्या निकालिए।
इस पर रेलवे ने भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरा क्या बनता है इस पर कॉन्सेप्ट, दूसरा ए वाला लॉजिक लगता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ये सिर्फ तब करना है जब छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम लेने की पहचान क्या है। एक तो आपसे पूछिए क्या हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए इस तरीके से, तो उसमें क्या करते हैं हम एचसीएफ लेते हैं। और जब बोले कि वो छोटी से छोटी संख्या, क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या, उस टाइम में आपको एलसीएम लेना है और आपको उसका एलसीएम लेके और जो कॉमन रहता है उसको आप माइनस कर दें तो आपका आंसर निकल आएगा। तीसरा इस पे क्या कॉन्सेप्ट बनता है, आपने सर्कल बना देगा, मतलब सर्कल नहीं रहता, आपसे बोलेगा कि एक जो है दौड़ने वाला व्यक्ति है वो एक तो इसको 10 मिनट में पार कर, 10 मिनट में इसका चक्कर लगा लेता है, दूसरा पर्सन 12 मिनट में इसका चक्कर लगा लेता है, तीसरा व्यक्ति 15 मिनट में चक्कर लगा लेता है। अभी यहाँ से रनिंग करना चालू करते हैं, यानी कि दौड़ना चालू करते हैं, तो ये पूछता है बताइए पुनः ये कब मिलेंगे एक साथ, कितनी देर बाद में। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, उतने ही समय बाद में ये मिलेंगे, ठीक है। इनका जो भी एलसीएम आएगा 120, 60 भी आ जाएगा, 12 पंजे 60 होता है ना, हाँ बिल्कुल। तो इस मतलब ये 60 मिनट बाद में मिल सकते हैं ये ना, चक्कर लगाते रहेंगे जब तक, मतलब इतनी देर बाद में ये आपस में टकराएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है कि घंटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि किसी मंदिर में घंटी एक मंदिर में 5 मिनट बाद बजती है, इसमें हर 10 मिनट बाद बजती है, और इसमें मान लीजिए इसमें 12 मिनट बाद बजती है। अब बोल देगा आपसे ये सुबह 8 बजे बजी थी एक साथ, अब बताइए जी फिर से एक साथ कब बजेंगी, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1944 में अल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के वर्ष के 180 के बराबर थी। 1952 में अल्फ्रेड की आयु कितनी थी। वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इधर आपको हर क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या करिएगा कि आप जो है वीडियो को रोक कर और उसको करने का कोशिश किया कीजिए, ठीक है। 1944 में अल्फ्रेड की आयु हमें नहीं पता कितनी है, उसके जन्म के वर्ष के 180 के बराबर थी। 1952 में अल्फ्रेड की आयु कितनी थी। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि आपका जन्म मान लीजिए 2000 का है, कितने का है, 2000 का है, और अभी 2025 आ गई है, कितना है 2025। तो आज आप कितने वर्ष के होंगे, तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे, है ना, इसमें से इसको घटाओगे ना तभी तो मालूम चलेगा। अब ऐसे ही इसने पूछा 1944 में अल्फ्रेड की आयु, तो इसके जन्म का वो सन हमें याद ही नहीं है, तो 1944 में वो कितने साल का होगा। अगर आपका जन्म 2000 का है और आप, अब मैं आज आपसे पूछूं कि आप आज कितने वर्ष के हैं, तो आप इसी तरीके से मान लीजिए इसी से रिलेट करके बना लेते हैं। मान लीजिए 2025 नहीं, आज है 1944 का समय है, विश्व युद्ध का चल रहा भैया, और मेरा जन्म है 1900 का, तो आज मैं कितने साल का हूँ ये मैं कैसे पता चलाऊंगा। तो 1944 में से मतलब मैं आज की तारीख में से अपनी पुरानी मेरा जन्म है उसको मैं घटा देता हूँ, तो मेरा आज का तारीख निकल आएगा। तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं, इसने क्या बोला है कि 1944 में अल्फ्रेड की आयु, तो मुझे क्या पता 1944 में कितने का था, तो 1944 माइनस क्या कर लेते हैं, उसको हम एक्स मान लेते हैं, मान लीजिए मेरा एक्स सन में मेरा जन्म हुआ था, है ना। जैसे यहाँ पे निकाला ना अपना 1944 में से 1900 घटा दो तो अपना जो भी आयु है वो आज की निकल आएगी। तो ऐसा ही यहाँ पे किया है, 1944 में से जो सन है वो घटा दी। अब ये किसके बराबर है, उसके जन्म के 180 के बराबर है। जन्म के वर्ष, जन्म का वर्ष कौन सा माना हमने, एक्स, तो एक्स के 180 के बराबर है। बस अगर आपने ये इक्वेशन बना ली तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 1944 में 80 का गुणा करिए माइनस 80 एक्स, और इधर कितना हो जाएगा बराबर में एक्स, तो कितना हो जाएगा 1944 गुणा 80, ये माइनस का उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का एक्स।
इसको सॉल्व करेंगे 1944 गुणा 80 बराबर 81x। तो 81 इधर नीचे आ जाएगा तो सॉल्व कर लेते हैं 1944 गुणा 80 बटे 81। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 से काट लीजिए, 9 9 81, ऊपर 9 से काटिए, 9 दूनी 18, बचा 1, 9 1 9, बचे 5, 9 6 54। अब कितने से कट जाएगा? 9 से कट जाएगा, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 1 9 और 9 दूनी 18, कितने बचे? 3, 9 चौक 36, यानी कि 24 गुणा 80 कितना जाएगा? 0 और 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, मतलब 1920 का जन्म है उसका। और पूछा क्या है? 1952 में अल्फ्रेड की आयु, तो 1952 में पूछिए, 1920 में जन्म है तो कैसे निकालेंगे? 1952 में से 1920 घटा दीजिए, ऐसे तो निकालेंगे। ये निकाला था ऐसे, तो ये इसकी निकल जाएगा। ठीक है, ये जो है ना 1920, ये इसका जन्म की तारीख निकला, तो उसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, देखिए आयु से संबंधित जो सवाल है वो डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछ लेता, कभी कभी तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी उसके पिता की और बच्चे की आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3/2 है, और उनकी आयु का योग पूछ लेगा आपसे कि 50 साल है, तो आपसे पूछेगा कि पिता की आयु कितना, तो आप सिंपल करना, क्या करना, 3 और 2 कितना होता है? 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो पिता की पूछा तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अगर इनका डिफरेंस दिया रहता तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस कितना आता है इनका? 1, तो 1 की वैल्यू 50 हो जाती, पर 3 की कितनी होती, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या है 12,401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेषफल के रूप में 13 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात। पहले तो आपको ये जो टर्म ये आ रहा है ना बार बार, इनका पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए, जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। जो प्राप्त होता है वो होता है भागफल, और जो नीचे प्राप्त होता है वो होता है शेषफल। एग्जाम्पल से ऐसे समझ लीजिए, ये 7 है, 7 में अगर आप 2 का भाग दे रहे हो तो कितना जाएगा? 2 3 6, 6 1, तो 1 ये शेषफल है, ये भागफल है आपका, और ये आपका भाजक है। क्या? भाजक। और ये क्या? भाज्य। तो भाज्य निकालना हो तो भाज्य बराबर क्या होता है? जैसे किसी संख्या यानी कि भाज्य बराबर यानी 7 बराबर क्या हुआ? भाजक और भागफल का मल्टीपल। ये भाजक है और ये भागफल है, तो इसका मल्टीपल और प्लस क्या? शेषफल। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाता है कि भाज्य बराबर, क्या फॉर्मूला बनता है? चलो इसको हटा देते हैं। क्या फॉर्मूला बन जाता है? आपको फॉर्मूला बन जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। और इतनी सी बात आपको पता है तो आप कर सकते हैं आराम से। भाज्य यानी कि ये संख्या कितनी है? 12,401 बराबर भाजक, ये तो आपको निकालना ही है, ये तो आपको निकालना ही है। भागफल के रूप में 76, शेषफल के रूप में 13, तो आप इस 13 को इस तरफ ले जाएंगे तो कितने बचेगा? 12,000, और ये 401 में से 13 घटा दिए 388 बराबर भाजक आपको निकालना है गुणा 76। 76 से इसको भाग दे दीजिए, 12,388 में आप 76 से भाग दीजिए तो 4 से कट जाएगा, और 19 चौको 76 होता है। तो पूरा पूरा कट रहा तो बड़ी संख्या से काट लेते हैं, जल्दी कट जाएगा। तो 19 चौको 76, 19 से इसको काटते हैं, 19 5 95, 19 छक्के 114, कितना बचा? 6 और 3 9, तो 19 5 95,
कितना बचा 3, 19 दूनी 38, इसको 4 से लपेट लो, कितना जाएगा 4 एकम 4 बचे 2, 4 6 24 बचा 1, 4 दिए 12। आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना, ये याद होगा आपको तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें कुछ है नहीं सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है कि एक दूध वाला 6.40 प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को जो है 8 रुपए लीटर के भाव से बेच देता है और उसको इस प्रकार से लाभ हो जाता है। देखिए इसकी जितने भी कॉन्सेप्ट है हम पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, आप देख रहे हो, इससे दो तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये तो आपको दूध का भाव दे रखा है, पानी को हम 0 मान लेते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो हम डायरेक्ट 8 लिख के, ये प्रॉफिट नहीं होता, अगर ये पूछ कुछ ये लाइन लिखता ही नहीं कि इस प्रकार वो लाभ कमाता है, अगर कुछ बोलता है नहीं तो आप सिंपल सा इसका आप इस तरीके से आप एलिगेशन लगाते और आपका अनुपात निकल आता। लेकिन इसने क्या पूछा, प्रॉफिट पूछा, मतलब इसमें कुछ लाभ होता है, तो यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वो बिना लाभ का नंबर लिखेंगे, मतलब समझ रहे हो आप। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो 8 नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये 8 जो है इसमें इसका 37.5 का प्रॉफिट मिला हुआ है, तो इस प्रॉफिट को हटा के जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे एलिगेशन लगा देते। तो कितने कॉन्सेप्ट बन गए, 1 और 2। तीसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या बोलता है, आपको सिंपल सा बोलेगा कि एक बर्तन है, समान क्षमता वाले बर्तन है, इसमें दूध, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 1:2 है और इसमें आपका 3 और 4 है, इन दोनों को मिला के एक बड़े से बर्तन में मिलाया जाता है। तो अभी यहाँ पे अनुपात क्या होगा, ये पूछेगा आपसे, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा बताइए तीसरे में। और इसी के जैसा एक और पूछ लेता है, इसमें क्या करता है वो, मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें दूध और इसमें भी 3 और अनुपात 4 में, अब क्या पूछेगा, इसका आपको रेशो दे रखेगा, मान लीजिए कुछ भी जो भी रेशो निकलता है यहाँ पर रेशो दे रखेगा, मान लीजिए 1:4 है। अब वो पूछता है आपसे कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया था। मान लीजिए क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए, दो कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से समझना। इसमें क्या बोला था मैंने कि आपको 2 बर्तन दे देगा और सिंपल सा बोलेगा कि इन दोनों को समान क्षमता वाले 2 बर्तन हैं, इसमें दूध और पानी इस अनुपात में, इसको तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है तो इसमें दूध और पानी का रेशो क्या होगा। तो इसको आप कैसे निकालते हैं, और इसमें से एक दूसरा और बनता है, इस बार क्या करेगा कि आपको ए वाला रेशो दे देगा, लेकिन वो ये पूछ लेगा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाते हैं। तो इसमें एक शब्द लिखा था कि समान क्षमता वाले 2 बर्तन, तो इसका आप सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं 1:2 और दूसरा क्या 3:4। क्या ये समान क्षमता वाले हैं, नहीं, तो पहले तो इनको समान, एक कितना हो रहा है 3 और एक कितना हो रहा है 7, तो क्या ये समान क्षमता वाले हैं, नहीं है, तो सबसे पहले इनको समान क्षमता वाले बनाते हैं। समान क्षमता वाले बनाने के लिए क्या करते हैं, सीधा सा इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे 3 का, इसमें करेंगे 4 का, तो ये बिल्कुल समान क्षमता हो जाएंगे, तो इसका गुणा करेंगे 7, 14, 3 त्रिकोण 9 और 3 चौका 12। देखिए समान क्षमता में है, बिल्कुल है, 7 14 और 7 कितना होता है 21 और 19, सॉरी 12 और 9 कितना होता है 21, मतलब आप ये समान क्षमता में हुआ है। तो अब इनको बस जोड़ दो, कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 26, तो ये आपका रेशो निकल आएगा। लेकिन इस बार क्या देगा, वो आपको रेशो दे देगा यहाँ पे और बोलेगा इनको किस अनुपात, अच्छा इसमें से एक और बन जाता है कि अगर जिस समान क्षमता का ना होता, इसमें बोलता कि इसको 2 रेशो में मिलाते हैं, इसको 3 अनुपात में मिलाते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है ये कि मतलब समझे क्वेश्चन को, अभी क्या दिया था समान क्षमता वाले थे, अगर आपसे समान क्षमता वाले ना बोल के ऐसा बोलता कि पहले बर्तन को 2 और इसको 3 रेशो में मिलाया जाता है, तब कैसे निकालते आप, सिंपल कुछ नहीं करते, सबसे पहले तो आप समान बना लेते। समान क्यों बनाना था, क्योंकि अब इनको 2 और 3 में मिलाना, तो जिसको जितने में मिलाना उसका उससे मल्टीप्लाई, इसको 2 गुना
तो इसको 3 गुना ले, मतलब ऐसे समझ लो एक बर्तन है ना, ऐसे दूध की टंकी है आपकी, तो इसमें 2 किलो है, इसमें 3 किलो है ना। तो इस तरीके से इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, उसके बाद में जो भी आता है वो आपका हो जाएगा अनुपात। और इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें आपको इनका रेशो निकालना आपके तीसरे में, कि 2 बर्तन है जिसमें दूध, अब आपको ये 2 किलो और 3 किलो नहीं बताया, अब आपसे यही पूछा कि इसमें बताइए इसमें कितना, इसको कितने रेशो में मिलाया गया, इसको कितने रेशो में मिलाया गया। इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी एक को पकड़ लो और टोटल वैल्यू लिख लो। तो एक को पकड़ लिया, मतलब अपन मिल्क को पकड़ लेते हैं, तो इसको लिख लेना आप 1 बटे में, और इनका तीनों का दोनों का जोड़, मतलब 3 में से 1 किलो दूध मिलाएगा, ऐसे ही इधर लिख लेंगे। तो ये कितना टोटल कितना है, 7 में से कितना दूध निकाला, 4, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे कर लेंगे, टोटल कितना 5 में से कितना निकाला, बस। अब इसमें आप एलिगेशन लगा दो, जो भी आएगा वो इन बर्तनों की क्षमता निकल आएगी, ठीक है। इस तरीके से ना, चलिए अब अपन अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन, अपना कौन सा टाइप का क्वेश्चन था, ये वाला था। तो इसमें क्या दिया, पहले तो हमें इसमें लाभ दिया, तो हमें को क्या करना पड़ेगा, इसका लाभ हटाना पड़ेगा। तो लाभ क्या होता है, मतलब आपको कितनी वैल्यू दे रखी है, 137%। पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो 37.5 को आप फ्रैक्शन में तोड़ते हो, एक जीरो हटाइए तो यहाँ पे जीरो जाएगी, कितना हो जाएगा, 25 से काटिए, 25 से कम 25 बचे 12, 25 पन्ने 125, 25 चौको 100। तो कितनी फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी, 5 से और काट दीजिए, 3 और 8, यानी कि ये आपका CP है और इतना आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो SP कितना हो जाएगा मुझे बताइए, ये आपका क्रय मूल्य है, समझ लीजिए, ये इतना आपका प्रॉफिट मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, SP कितना हो गया आपका 11, SP आपका 11 ही तो हो रहा है, ये आपका क्रय मूल्य है, ये प्रॉफिट है, तो SP कितना हो गया 11, यानी कि अपन को 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 यूनिट की निकालनी है, ये वाला 8 आ रहा है अब यहाँ पे, इस 8 यूनिट की निकालनी है। तो अपन बस अपना ये वाला तरीका लगाएंगे, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 8 का 8 में गुणा होगा 64/11। अब इसको ऐसा ही रहने देते हैं, अभी पॉइंट में चला जाएगा, ये जाना है, इसको सॉल्व करेंगे तो है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ए वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो अपना क्या था ये 6.4, पानी की कीमत 0 रहती है आप हमेशा, ऐसे अगर कुछ दिया नहीं हो तो, है ना। वो बात लगा कि आप 20 रुपये लीटर वाला पीते हो, है ना, क्वेश्चन में आपको फ्री वाला ही लेना है भैया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बस आपका आंसर निकल आएगा। देखिए तो 0 है, तो कैसे निकलेगा, 64/11 माइनस 0। अब ए वाली इधर बढ़ा तो ए वाली इधर बढ़ा होगी वैसे भी, है ना। तो इसको निकालेंगे 6.4 माइनस 64/11, बस आपका यही रेशो निकल आएगा। इसको सॉल्व कर ली। अब देखिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ इधर इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका रेशो कितना, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना ही आएगा, 64/11 रेशो। इसमें से अब इसको घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, इंटू 11 माइनस 64/11, LCM आ गया, जिसमें यहाँ पे 1 है ना, तो LCM आ गया इस तरीके से। अब क्या करते हैं, इसमें से 64/11 को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 64/11 को अगर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा मुझे बताइए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, अगर इसको 64 बनाना है तो नीचे कितना बनेगा 10, तो ये 64, तो इधर कितना बचा रहेगा 11 और माइनस 1, और है ना, -1 बचा रहेगा, और 64/11 से 64/11 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा 10, यही आपका
आंसर। ठीक है, तरीका यही हो सकता है, इसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन तरीका यही है, मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 मानों का प्रसरण कितना है तो उनका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आपको ये पता है कि विचलन और प्रसरण के बीच में क्या संबंध होता है, तो आप इसको तुरंत निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? तुरंत। तो विचलन का स्क्वायर बराबर होता है प्रसरण। तो अगर विचलन इस पे से इसका रूट हट जाएगा तो विचलन क्या बचेगा? विचलन बचेगा आपका ए आ गया, सॉरी, विचलन को स्टैंडर्ड बोलते हैं विचलन, तो ये हो जाएगा प्रसरण। तो इसमें रूट में 64 हो जाएगा आपका, कहते हैं प्रसरण की वैल्यू दे रखी है आपको, और मानक विचलन को स्टैंडर्ड बोलते हैं विचलन, तो ये हो जाएगा प्रसरण। तो इसमें रूट में 64 हो जाएगा आपका, कहते हैं प्रसरण की वैल्यू दे रखी है आपको, और मानक विचलन आपको निकालना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, इसमें से बाहर निकल के। या क्वेश्चन में इससे जितने भी कॉन्सेप्ट लगते हैं वो चलिए हम जल्दी से एक बार फटाफट देख लेते हैं। क्या क्या, देखिए आपसे क्या क्या पूछता है, क्या क्या पूछता है आपसे। एक तो पूछ सकता है आपसे माध्य, क्या पूछ सकता है? माध्य। ये माध्य क्या होता है? माध्य होता है, अच्छा पहले लिख लेते हैं क्या क्या होता, क्या क्या पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे? माध्य का पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? माध्य का। आपसे पूछ सकता है कि बहुलक बताइए। अब ये बहुलक क्या होता है? आपसे पूछ ले सकता है परासर, रेंज, परासर, परासर इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंज। और आपसे क्या पूछ सकता है? माध्य पूछ सकता है, माध्य का, परासर, और क्या पूछ सकता है आपसे बताइए? आपसे पूछ सकता है विचलन, आपसे पूछ सकता है विचरण, प्रसरण, सॉरी प्रसरण, और आपसे पूछ सकता है प्रसरण गुणांक। कुछ और है? मुझे नहीं लगता कि अब इसमें से कुछ और है। विचरण, विचरण गुणांक, ठीक है, ये 7 चीज आपसे पूछ सकता है। अभी क्या क्या होता है जरा फटाफट फटाफट देखते जाइए। माध्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं उदाहरण देके समझा देता हूँ आपको। जैसे एक, ये आपके पास में कोई नंबर दे रखा है, 3 3 6, हाँ 10 नंबर। तो क्या होता है? कुल पदों का योग, कुल योग मतलब कुल पदों का योग हो जाएगा, मतलब इनका योग कर लीजिए आप, कितना हो गया? जैसे 1 2 2 4, 4 5 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 18, 18 और 12 30। तो पदों और इसका योग कितना हो जाएगा? 30। और पदों की संख्या, पदों की संख्या, जैसे पदों का योग कितना हो गया? 30, और पदों की संख्या कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आपका माध्य कितना निकल आया? 3। अब पूछता है आपसे माध्य का। तो माध्य का क्या होती है आपकी? माध्य का के लिए आपको बढ़ती हुई क्रम में लगाना है आपको, और अगर विषम संख्या है तो ये जो बीच में संख्या रहती है उसको वो माध्य होता है, माध्य का होती है। और अगर आपकी संख्या सम है, कितना है? सम है। जैसे इसमें देखिए सम है, तो इसमें 4 ये छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए, तो इन दो बचते हैं, इन दोनों का योग का आधा कर देते हैं, तो 3 + 3 बटे 2। तो ये निकल के आ गया 6 बटे 2, यानी कि 3 आपकी माध्य का हो जाएगी इस क्वेश्चन में। अगर आपको सिर्फ 5 नंबर दिए रहते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, अब कितनी विषम संख्या है, तो 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर, तो बीच में बचा 3,
तो यहाँ से भी 3 आपकी माध्यिका निकल आता है। अच्छा, ये होगी आपकी माध्यिका। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार आता है। सबसे अधिक बार कौन है? 4 है, क्योंकि 4 बार है। सबसे अधिक मतलब बड़ा नंबर नहीं, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी बात हो रही है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है यहाँ पे? 4। तो ये आपका 4 बहुलक है। पराशर यानी कि रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज होता है जो लार्ज नंबर होता है उसमें से आपका स्मॉल नंबर घटा दो तो उनका अंतर निकल आता है। मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 4। सबसे छोटा कौन सा? आपका 1। तो ये इस तरीके से निकल आता है आपका रेंज। अब आप बात करते हैं विचलन पे। तो विचलन कैसे निकालते हैं? देखिए मानक विचलन, ये कौन सा विचलन है? मानक विचलन। मानक विचलन निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट में x माइनस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या भला है? सॉरी, 2 का होल स्क्वायर नहीं आता है, माफ करना, ये 2 नहीं आता। ये कितना आता? पदों की संख्या कितनी आती है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो ये x क्या है? ये रहता है आपका माध्य। इसको दरअसल इसको ऐसे दर्शाते हैं माध्य को, है ना। तो ये क्या है? आपका माध्य है। अब माध्य में से आप ये x क्या है? x यहाँ पे नंबर है। देखिए इस क्वेश्चन में ही हम इसको लागू करके देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे? माध्य कितना है? x। तो एक मतलब x माध्य कितना है? तो 3। तो 3 में से 1 घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर से अगले में भी ऐसा ही सिस्टम करेंगे। 3 में से -2 का होल स्क्वायर, इसी के में से 3 में से फिर से। तो ये वाली प्रक्रिया आपकी चलती जाएगी और इनमें क्या लगता जाएगा? प्लस। इनमें क्या लगेगा? बीच में प्लस। ये चलती रहेगी और नीचे आ जाएगा आपका क्या? संख्याओं का संख्या कितनी है? 10। और जी प्रसरण कैसे निकालते हैं अभी बता दिया आपका। अगर विचलन का होल स्क्वायर कर दो तो प्रसरण निकल आता है। और प्रसरण गुणांक कैसे निकालते हैं? प्रसरण गुणांक कैसे निकालते हैं बताइए। तो प्रसरण गुणांक के लिए आपको लेना पड़ेगा माध्य और विचलन। क्या लेना पड़ेगा? माध्य और विचलन की जरूरत पड़ती है। तो जो माध्य होता है वो आता है नीचे और विचलन यहाँ पे ऊपर आता है। और इसमें कर देते हैं 100 का गुणा। ये फॉर्मूला है, अभी इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा कि किस में कैसे निकालते हैं। हाँ, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, इनका संबंध जो रहता है ना इसमें माध्य का और बहुलक का, वो ऐसे रहता है। बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्य का -2 माध्य। इस फॉर्मूले से भी ना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें क्या होता है? आपको बहुलक दे देगा और माध्य दे देगा, माध्य का पूछ लेगा, या हो सकता है आपको माध्य का और माध्य दे दे और बहुलक पूछ ले। तो इस वाले फॉर्मूले से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको याद रखना। देखिए आज का क्लास हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो एनालिसिस हमारा अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, इससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से और जैसा जैसा समय बीतता जाएगा हम और आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको लिए जो है रिजल्ट देंगे। हम जितने भी एग्जाम रहेंगे उनका इसी तरीके से जो है एनालिसिस करेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।